हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बीटा रिसेप्टर्स। बीटा रिसेप्टर्स बेसिकली आप सबको पता है कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन है, इनको अपने रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिसेप्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं? दो टाइप के, अल्फा एंड बीटा। अल्फा रिसेप्टर हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने अल्फा रिसेप्टर्स के लोकेशन देखा था, फंक्शन देखा था। देन हमने अल्फा एगोनिस्ट और एंटागनिस्ट ड्रग भी हमने देखी थी कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं जो अल्फा रिसेप्टर पे एगोनिस्टिक इफेक्ट दिखाती हैं, कौन सी ऐसी हैं जो उसे ब्लॉक करती हैं। और फिर हमने स्टार्ट किया था बीटा रिसेप्टर, है ना। तो बीटा रिसेप्टर्स के फंक्शन और उसकी लोकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा पाथवे फॉलो करता है, ये सारा कुछ हम देख चुके थे प्रीवियस पार्ट में, है ना। आज हम देखने जा रहे हैं अबाउट एगोनिस्ट एंड एंटागनिस्ट। आप जब बात करते हैं कि जब हम बीटा रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो हमने क्या देखा था प्रीवियस पार्ट में कि बीटा रिसेप्टर्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से थे? बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, है ना। तीनों की हमने लोकेशन देखी थी। मैक्सिमम अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँ तो सिंपली हमने क्या देखा था, बीटा 1 हमारे हार्ट में और हमारी जेजी सेल में प्रेजेंट होता है ना। अगर बीटा 2 की हम बात करें तो ये हमारी बॉडी में जितनी भी स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और बीटा 3 की अगर बात करें तो ये एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है। एक और इसकी लोकेशन है जो हमने प्रीवियस पार्ट में नहीं देखी थी बीटा 3 की, वो है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में भी बीटा 3 रिसेप्टर होते हैं। देखो बीटा 2 तो होते ही है ना, लेकिन बीटा 3 रिसेप्टर भी यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं। और जब भी एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन बीटा 3 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में है, तो क्या होता है, जो ब्लैडर में प्रेजेंट डेक्स्ट्रोसर मसल है, मैंने बताया था 2 टाइप की मसल्स होती है, ट्राइगोन एंड डेक्स्ट्रोसर, है ना। तो डेक्स्ट्रोसर जो मसल है उसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन हो जाता है। और जैसे ही डेक्स्ट्रोसर मसल रिलैक्स होगी, आप जो ब्लैडर है, ब्लैडर क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और यही रीजन है कि जो बीटा 3 एगोनिस्ट है हमारी एक ड्रग, वो मैं भी अब आपको बताऊंगी जब हम एगोनिस्ट पढ़ेंगे, वो यूज होती है ओवर एक्टिव ब्लैडर के ट्रीटमेंट में। जब ब्लैडर बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, यानी कि आपका ब्लैडर यूरिन को स्टोर ही नहीं कर पा रहा है, आपने वाटर लिया, कुछ टाइम बाद आपको क्या लगा, आपको अर्ज फील हुआ टू यूरिनेट। ठीक है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं हम ओवर एक्टिव ब्लैडर, जो कि आपका यूरिन को स्टोर कर ही नहीं पा रहा है ना। तो हम अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है तो उस केस में हम बीटा 3 एगोनिस्ट दे सकते हैं, क्योंकि बीटा 3 एगोनिस्ट भी क्या करते हैं, आपके जो यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट डेक्स्ट्रोसर मसल है उसको क्या कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा, ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब ज्यादा से ज्यादा यूरिन स्टोर हो पाएगी ब्लैडर में। और जो ये प्रॉब्लम हो रही थी कि बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ा, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, वो सॉल्व हो जाएगी, है ना। सो ये एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती थी, जो हमने प्रीवियस पार्ट में नहीं देखा था। ओके, तो ये तो थी हमारी लोकेशन एज वेल एज फंक्शन, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा हाँ, पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपको छोड़ा था, जो हम उस पार्ट में कवर नहीं किया था हमने। वो क्वेश्चन यही था कि जब अब अल्फा की भी लोकेशन हमने देख ली, बीटा की भी लोकेशन हमने देख ली, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में अल्फा रिसेप्टर्स भी हैं, बीटा रिसेप्टर्स भी हैं, लेकिन इफेक्ट किसका आएगा? अल्फा की वजह से हमें पता था अल्फा 1 अल्फा 2 वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, बीटा 2 की वजह से हमें पता है वैसोडाइलेशन होता है। तो दिमाग में ये एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई अगर नॉरएड्रेनालिन या एड्रेनालिन रिलीज होगा तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा या डायलेशन होगा, क्योंकि अल्फा तो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, बीटा डायलेशन कराएगा। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत अच्छा आपका आप बोलते हैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर देता है, जिसे हम बोलते हैं वैसोमोटार रिवर्सल ऑफ डेल। वो मैं अलग से भी आपको कराऊंगी, बट अभी फिलहाल आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि जब भी नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन हाई डोज में प्रेजेंट होता है, अगर आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन हाई डोज में है, तो वो हमेशा अल्फा को प्रेफर करेगा। अल्फा रिसेप्टर से बाइंड होगा तो क्या होगा रिजल्टेंट इफेक्ट, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। लेकिन अगर क्या होगा, आपका
जैसे जैसे होता है ना, एक बार चलो नॉरएड्रेनलिन रिलीज हो गया, एड्रेनलिन रिलीज हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका लेवल जो है हमारी बॉडी में कम भी तो होगा, क्योंकि मेटाबोलाइजिंग प्रोसेस है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे माओ है, कॉम्ट है, ये क्या करेगा, उनको डिग्रेड करता है। तो धीरे धीरे नॉरएड्रेनलिन और एड्रेनलिन दोनों का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो कम होने की वजह से अब जो रेस्पॉन्स आएगा वो अल्फा का रेस्पॉन्स ना आके किसका रेस्पॉन्स आता है, बीटा का रेस्पॉन्स आता है। यानी कि जो पहले वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था, यानी कि क्या हुआ था, जो बीपी बढ़ा था, अब बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब रेस्पॉन्स किसका आएगा, बीटा 2 का। तो इसे बोलते हैं हम डोज डिपेंडेंट इफेक्ट। जब आपकी डोज ज्यादा थी तो अल्फा का रेस्पॉन्स आया, जब डोज कम हुई, जब लेवल कम हुआ तो किसका रेस्पॉन्स आया, आपका बीटा का रेस्पॉन्स आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए, और इसी को बोलते हैं हम वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डे। स्टार्टिंग में क्या था, कॉन्स्ट्रिक्शन, कुछ टाइम बाद क्या हो गया, रिलैक्सेशन। ठीक है, यही आपका ड्यूअल रेस्पॉन्स भी है। हम कहते हैं ना कि एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन का ड्यूअल रेस्पॉन्स क्या होता है, ये वही रेस्पॉन्स है कि अल्फा ने बीपी को बढ़ाया, फिर बीटा ने बीपी को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये पहले पार्ट में मैंने बोला था, वहां पे हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, जो मेन आज का आपका टॉपिक है, वो यही है कि हमें आज बीटा रिसेप्टर्स पे काम करने वाली मेडिसिन के बारे में जानना है कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो बीटा रिसेप्टर्स के लिए एगोनिस्ट है, यानी कि उसी के जैसे रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेंगी जितने रेस्पॉन्स अभी हमने देखे थे प्रीवियस पार्ट में, और अगर कौन सी ऐसी ड्रग है जो रेस्पॉन्स को ब्लॉक करेंगी, यानी कि बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है जिसमें हमने एक्शंस, फंक्शन और रिसेप्टर्स पाथवे वगैरह डिस्कस किया था, तो आपके लिए यही सजेशन है कि पहले आप वो लेक्चर देखिए और फिर इस लेक्चर में आइए, सो दैट आपको सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं विद बीटा एगोनिस्ट। पहले बात करेंगे अबाउट बीटा एगोनिस्ट। तो अगर आपको सबने पहला लेक्चर देखा है तो आपको सबको पता है कि बीटा 1 क्या काम करता है, बीटा 2 की वजह से क्या होता है और बीटा 3 की वजह से क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगी मैं, एगोनिस्ट की बात हो रही है, ओके। तो एगोनिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे बीटा 1 एगोनिस्ट की, ओके। देखें बीटा 1 एगोनिस्ट कौन सी है, तो ये वो मेडिसिन होंगी, हमारे पास देखो 3 कैटेगरी है ना, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ठीक है। ये वो मेडिसिन होंगी जो केवल बीटा 1 पे काम करती होंगी, बीटा 2, बीटा 3 के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी बीटा 2, बीटा 3 के जो एक्शन होते हैं उनके साथ ये बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करने वाला है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो मेडिसिन देखने वाले हैं जो बीटा 1 पे काम करती है, बट आपको ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली ऐसी कोई आपकी मेडिसिन अभी तक रिपोर्टेड नहीं है जो खाली बीटा 1 पे काम करे। मतलब बीटा 1 के साथ साथ वो अल्फा पे भी काम करेगी या कुछ और रिसेप्टर्स भी होंगे उस पे भी काम करेगी, बट अगर इन तीनों में से देखें बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, तो बीटा 1 पे ही काम करेगी। इस चीज को समझ रहे हैं, डिफरेंस समझ में आ रहा है। बीटा 1 के लिए सिलेक्टिव है, लेकिन उसके अलावा अल्फा पे भी बाइंड हो सकती है, अल्फा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी ड्रग है। तो इसमें आती है आपकी फर्स्ट जो है हमारी डोब्यूटामाइन, ठीक है। डोब्यूटामाइन हमारी ड्रग है जो किस पे काम करती है, बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करती है, बीटा 2, बीटा 3 पे काम नहीं करती है, लेकिन इसके साथ साथ बीटा 1 के साथ साथ ये अल्फा पे भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। क्योंकि हम बीटा को कंसिडर कर रहे हैं तो ये इन तीनों के केस में ये बीटा 1 सिलेक्टिव है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग कौन सी आती है बीटा 1 के केस में, डोपामीन, ठीक है। डोपामीन सबको पता है न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी डोपामीन मॉडरेट डोज में देते हैं, लो डोज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मॉडरेट और हाई डोज की मैं बात कर रही हूँ, तो ये कौन से रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है, बीटा 1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है, ठीक है। किस डोज पे, मॉडरेट और हाई डोज पे, ठीक है। लो डोज पे नहीं काम करेगा बीटा 1 पे, इस पे बाइंड होगा और इफेक्ट दिखाएगा। इसके अलावा बीटा 1 के अलावा जो डोपामीन है आपका, उसका इफेक्ट आपके डोपामीन के खुद के जो रिसेप्टर हैं D1, D2 उन पे भी आता है। तो अगर हम बात करें तीनों बीटा रिसेप्टर्स की, तो बीटा 1 के लिए ये सिलेक्टिव है क्योंकि ये केवल बीटा 1 पे काम कर रहे हैं, बीटा 2, बीटा 3 से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप खुद सोचिए कि डोब्यूटामीन और डोपामीन क्या करेंगे। बीटा 1 की वजह से क्या होता था बताइए, बीटा 1 की वजह से
खुद सोचो, बीटा 1 कहाँ था? हमारे हार्ट में था, ठीक है, हार्ट रेट को बढ़ाता था, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता था और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता था। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि ये ड्रग देने के बाद अगर डोब्यूटामीन दे रहे हो या डोपामीन है आपका, तो ये क्या करने वाला है, हमारे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा। बट आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारे हार्ट रेट के साथ इतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं दिखाता है। हार्ट रेट पे इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं आएगा कि आप बोलें कि अगर आप डोब्यूटामीन और डोपामीन दे रहे हैं तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कार्डियक आउटपुट, इन दोनों पे फर्क आता है, ठीक है। ये एक थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन है जो दिमाग में रखना है कि हार्ट रेट पे जो इसका इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम है, ठीक है, होगा बट बहुत कम होगा। तो ये थे हमारे बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो बीटा 1 पे बाइंड होके उसी का जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। पता है आपको क्या क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूंगी अबाउट बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट यानी कि ये वो मेडिसिन होंगी जो कहाँ काम करेंगी, स्मूथ मसल्स में काम करेंगी, चाहे वो हमारे ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स हो। कुछ ऐसी ड्रग होंगी जो हम स्पेसिफिकली ब्रोंकाई के लिए ही यूज करेंगे, कुछ ऐसी होंगी जो यूट्रस पे काम करेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो जीआई ट्रैक पे काम करेंगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि मेजरली बीटा 2 जो हमारी एगोनिस्ट हैं ये स्मूथ मसल्स में ही काम करती है। तो मैं फटाफट से पहले इनको नेम दे देते हैं कौन कौन सी हमारे पास ड्रग हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ड्रग मेरे पास जो है वो है साल्ब्यूटामोल, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग टर्ब्यूटालीन, नेक्स्ट ड्रग इज फॉर्मेटोरॉल, नेक्स्ट साल्मेटोरॉल, ओके। नेक्स्ट वन वी हैव रेटोड्रिन। जितना भी आप याद कर सकते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको ये मेडिसिन खुद याद हो जाएंगी। आइसोक्सुप्रीन, ओके। ये हमारे पास कुछ मेडिसिन है जो बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करती है, यानी कि जब भी आप ये मेडिसिन लेते हो तो सीधे ये आपके बॉडी में जहाँ पे भी बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे जाके बाइंड होगी और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो अब मैं इसकी कुछ इंडिकेशन आपको बता देती हूँ, जैसे इसकी मैंने बताई थी, है ना। आप डोपामीन और डोपामीन कब यूज करेंगे, जब आपका हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है ना, हार्ट की फंक्शनिंग आपकी प्रॉपर नहीं हो रही है, तब आप इसे यूज कर सकते हो। हार्ट फेलियर के केस में आप इसे यूज कर सकते हो। वैसे तो डिजिटालिस है बट इसे भी आप यूज कर सकते हो, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं बीटा 2 की, ये कहाँ कहाँ यूज होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ये स्टार्टिंग 4 मेडिसिन में दिख रही है आपको, ये आपकी क्या करती हैं, आपकी बेसिकली यूज होती हैं आपके ब्रोंकाई के लिए, ठीक है। ब्रोंकाई आप जानते हो बीटा 2 की वजह से क्या होता था, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, यानी कि आपकी जो ब्रोंकाई की जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, है ना। तो ऐसे केस में आप आपको क्या लगता है कि आपको रिलैक्स करवाने की जरूरत कौन से केस में होगी, कौन सी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है जब आपको चाहिए कि बीटा 2 एगोनिस्टिक इफेक्ट आए, यानी कि आपकी जो ब्रोंकाई है वो रिलैक्स हो जाए। कौन सा केस होगा, जब ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है, जैसे अस्थमा के पेशेंट हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे हम सीओपीडी बोलते हैं उसके पेशेंट हैं। इन पेशेंट्स में होता क्या है, जो हमारी ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए, ब्रोंकाई रिलैक्स हो जाए ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर आपके इनहेल कर सकें। समझ में आ रहा है। तो ये जो आपकी ड्रग है ये बेसिकली किसके लिए यूज होती है आपकी, टू ट्रीट ब्रोंकोस्पाज्म, ओके। अगर ब्रोंकाई में स्पाज्म हो चुका है, इन दैट केस हम ये ड्रग्स को यूज करेंगे। लास्ट की जो 2 ड्रग आपको दिख रही है, रेटोड्रिन एंड आइसोक्सुप्रीन, ये ड्रग यूज होती हैं बेसिकली यूट्रस की स्मूथ मसल्स के लिए। अब ये देखिए, ऑब्वियस सी बात है, बीटा 2 रिसेप्टर है तो रिलैक्सेशन ही होता है यूट्रस में, आपका यूट्रस क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो अब कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब आपको यूट्रस को रिलैक्स कराने की जरूरत है, तो बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे डिस्मेनोरिया है आपका, ठीक है। जब मेंसियस होते हैं, आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है फीमेल में, अगर बहुत ज्यादा आपके क्रैम्प्स हो रहे हैं, उसकी वजह से पेन बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस में यूट्रस को रिलैक्स कराने की जरूरत होती है। तो इन दैट केस आप यूज कर सकते हैं इनको ड्रग्स को। दूसरा, जो थ्रेटेंड अबॉर्शन है, अगर कोई फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल ऐसी हैं जिनको बार बार क्या हो रहा है, आपका
बेबी जो है वो अबॉर्ट हो जा रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ आपकी क्या है हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, यूट्रस रिलैक्सेंट को यूज करना है। ऐसी मेडिसिन यूज करनी है जो यूट्रस को रिलैक्स करे, ताकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, आपका अबॉर्शन नहीं होगा। सो ऐसे केसेस में जहां पे यूट्रस को रिलैक्स कराना जरूरी बन जाता है, वहां पे हम किसको यूज करते हैं, रिटोड्रिन और आइसोक्सिप्रिन को। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जीपेट में विद नेम ये पूछा गया है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी की ड्रग है। तो ये आपकी कब यूज करेंगे आप, जब आपको क्या कराना है, यूट्रस को रिलैक्स करवाना है, ठीक है, यूट्रस रिलैक्सेंट की तरह आप इसे यूज करेंगे। और मैं दोनों की इंडिकेशन आपको बता चुकी हूँ कि कब इन्हें यूज करना है, ठीक है। सो ये तो था अबाउट बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। कब आपको चाहिए कि बीटा 2 के जो रेस्पॉन्स हैं उनको बढ़ाया जाए, ठीक है, उसके लिए आप बाहर से मेडिसिन दे रहे हो। लास्ट हमारे पास क्या है, बीटा 3 रिसेप्टर। सो अब बात ये आती है, बीटा 3 के केस में मैं दो तरीके से आपको बताऊंगी। एक ड्रग हमारे पास है मिराबिग्रॉन। सो जो ये मिराबिग्रॉन है आपकी, ठीक है, ये जो ड्रग है आपकी, ये बीटा 3 एगोनिस्ट है, ठीक है, ये यूज होती है क्लिनिकली, इसका यूज है आपका। जो मिराबिग्रॉन है इसका यूज अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि हम प्रीवियस पार्ट में हम इसे डिस्कस करना रह गया था। एक्चुअल में मैंने अभी आपको बताया था कि बीटा 3 रिसेप्टर एडिपोज टिश्यूज में तो होते हैं, ये हमने देखा था। आज हमने क्या ऐड किया था कि बीटा 3 रिसेप्टर ब्लैडर में भी प्रेजेंट होते हैं, बताया था। और वहां पे क्या करते हैं, ब्लैडर को रिलैक्स करवाते हैं, और ब्लैडर रिलैक्स होगा तो ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा यूरिन ब्लैडर में स्टोर हो पाएगी, यही बताया था। तो ये ड्रग बेसिकली कब यूज होती है, आपको कब चाहिए होगा, आप खुद सोचिए, आपको किस केस में चाहिए होगा कि आपका ब्लैडर रिलैक्स रहे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यूरिन को होल्ड कर सके। क्योंकि देखो, अगर कोई इंसान का ब्लैडर नॉर्मली फंक्शन कर रहा है आराम से, तो हमें जरूरत नहीं होती ना बाहर से कोई मेडिसिन देने की। जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, ब्लैडर अपने आप में यूरिन को स्टोर नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जब ब्लैडर यूरिन को स्टोर नहीं कर पाता है तो उसे हम बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपके साथ डिस्कस किया था, ओवर एक्टिव ब्लैडर। सो अगर आपका जो ब्लैडर है वो ओवर एक्टिव है, यानी कि स्टोर ही नहीं कर पा रहा है, यूरिन आपकी फिल्टर होके जा रही है ब्लैडर में, बट जितना उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, हम कहते हैं ना 300 ml तक आपकी यूरिन स्टोर हो जानी चाहिए, उससे ज़्यादा हो रहा है तो उसके बाद क्या हो, वो एक्सक्रीट आउट हो। तो अगर ब्लैडर स्टोर कर ही नहीं पा रहा, यानी कि ओवर एक्टिव ब्लैडर अगर किसी का हो गया है, तो उस केस में हमें ब्लैडर को रिलैक्स करने वाली मेडिसिन देनी पड़ती हैं। और वो मेडिसिन कौन सी है आपकी, मिराबिग्रॉन है, जो कि क्या है, बीटा 3 एगोनिस्ट है। जैसे ही ये मेडिसिन आप दोगे तो होने वाला क्या है, ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा, ब्लैडर की जो डेक्स्ट्रोसर मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी, तो ब्लैडर भी रिलैक्स हो जाएगा, सबको पता है। और ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा तो क्या होगा, आसानी से जो ब्लैडर की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन ब्लैडर में फिल होगी। और ब्लैडर में अगर यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा फिल हो रही है तो ये जो आपको बार बार यूरिनेशन की जो अर्ज है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इसी को आपका यही जो प्रॉब्लम थी वही, उसी को हम ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। तो मिराबिग्रॉन आपकी एक ऐसी मेडिसिन है जो यूज होती है टू ट्रीट ओवर एक्टिव ब्लैडर, ओके। अगर ब्लैडर ओवर एक्टिव है तो इसे यूज करेंगे। तो ये तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है जो बीटा 3 पे बाइंड होकर अपना इफेक्ट दिखा रही है, ठीक है। अब आपको मैं एक और ड्रग ऐसी बताने जा रही हूँ जो डायरेक्टली तो नहीं काम करती है, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर काम करती है बीटा 3 रिसेप्टर्स के थ्रू। तो कौन सी वो ड्रग है, और इम्पॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है, सिबुट्रामीन। इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता देती हूँ। सिबुट्रामीन, ठीक है, सिबुट्रामीन आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। ये मेडिसिन यूज होती है ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए। जो लोग ओबीज होते हैं, मोटापा जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो जो लोग ओबीज होते हैं, अगर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ओबेसिटी की भी अलग अलग स्टेज होती है, वो मैं कभी जब ओबेसिटी आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें डिटेल में मैं बताऊंगी आपको। तो जो ओबेसिटी का मेन रीजन क्या है कि बॉडी में फैट बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो होता क्या है, देखो सिबुट्रामीन क्या करता है, सिबुट्रामीन ऐसी ड्रग है
जो आपके बॉडी में जो नॉरएपिनेफ्रिन है, नॉरएड्रेनालिन है, उसके रीअपटेक को रोकता है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था अगर आपको ध्यान में हो, इस तरीके से ये एक न्यूरॉन का टर्मिनल है, मैंने बताया था, ये दूसरे न्यूरॉन का हेड है, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपसे कि यहाँ जो है आपका ये जो वेसिकल है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर आपका स्टोर रहता है। सपोज ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, नॉरएड्रेनालिन है। तो क्या होगा, वेसिकल बर्स्ट होगी, क्यों होगी सबको पता है, ड्यू टू आयनिक एक्सचेंज। बर्स्ट हुई तो ये नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ आ जाता है, आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या होता है, दोबारा से इसका यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो वापस से इसे क्या कर लेते हैं, इसका अपटेक कर लेते हैं। यानी कि जिस न्यूरॉन ने इसे रिलीज किया था उसी न्यूरॉन ने इसे वापस ऊपर ले लिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीअपटेक बोलते हैं, बताया था, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, नॉरएड्रेनालिन का क्लेफ्ट में लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, कम होगा। ये समझ रहे हैं ना, इस चीज को पहले हमने बहुत बार किया हुआ है। तो अब ये देखिए क्या होता है, सिबिट्रामिन क्या करता है, इस जो रीअपटेक को क्या करता है, आपका ब्लॉक कर देता है। ये जो रीअपटेक हो रहा है ना, ये ब्लॉक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, चलिए देखते हैं। सिबिट्रामिन ने क्या किया, इसने रीअपटेक ब्लॉक कर दिया। किसके रीअपटेक को ब्लॉक किया, नॉरएड्रेनालिन के रीअपटेक को ब्लॉक किया। तो इसकी वजह से क्या होगा, रीअपटेक हो नहीं रहा है तो नॉरएड्रेनालिन यहाँ क्लेफ्ट में ज्यादा रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि Na का लेवल जो क्लेफ्ट में है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, नॉरएड्रेनालिन ज्यादा है। तो अब क्या होगा बताऊं, फटाफट से नॉरएड्रेनालिन यहाँ पे अपने रिसेप्टर्स को ढूंढेगा पोस्ट सिनेप्टिक, और रिसेप्टर मिलेंगे, उसके साथ बाइंड होके इफेक्ट दिखाएगा। और उन्हीं में से एक रिसेप्टर कौन सा है, β3 भी है। समझ में आ रहा है, अल्फा बीटा दोनों रिसेप्टर्स होंगे। β3 रिसेप्टर से अब Na का लेवल ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब जो बाइंडिंग होगी विद बीटा रिसेप्टर वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बाइंडिंग विद β3 रिसेप्टर विल बी मोर, ओके। अब आप खुद बताइए मुझे, β3 रिसेप्टर का हमने क्या इफेक्ट देखा था, क्या करता है β3 रिसेप्टर, एडिपोज टिश्यूज में क्या करता है, लिपोलाइसिस, जो बॉडी के अंदर जो लिपिड स्टोर हुआ है उसे तोड़ने का काम करता है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसकी वजह से क्या होगा आपका, इसकी वजह से होने वाली है लिपोलाइसिस। और हमेशा ध्यान रखेंगे, लिपोलाइसिस होगा तो क्या होगा, लिपिड तो टूट ही रहा है, लिपिड जब टूटता है फैट बर्न होता है तो क्या होता है, आपका थर्मोजेनेसिस होती है, हीट रिलीज होती है। और वो हीट क्या करने वाली है फाइनली, क्योंकि दोनों चीजों को मिला के ही बात करेंगे, लिपिड टूट रहा है प्लस हीट जनरेट हो रही है, और दोनों मिलके क्या करेंगे, वेट लॉस कराएंगे, है ना। जो वेट है उसमें क्या आ जाएगा, आपका कमी आ जाएगी। तो यही तो है, सिबिट्रामिन ने क्या किया, देखो इसने डायरेक्टली तो β3 रिसेप्टर से बाइंड नहीं हुआ, कुछ काम नहीं किया, इसने क्या किया, रीअपटेक को रोका। रीअपटेक को रोकने की वजह से Na का लेवल क्या हुआ, आपका बढ़ गया। जब नॉरएड्रेनालिन ज्यादा है तो ऑब्वियसली अपने रिसेप्टर से भी मैक्सिमम आपका जितना ही बाइंडिंग दे सकता है उतना बाइंड करेगा, तो β3 से बाइंड होगा। β3 रिसेप्टर लिपोलाइसिस करते हैं, तो लिपोलाइसिस होगी, थर्मोजेनेसिस होगी, फाइनली जो भी इंसान जो ओबीस था उसका वेट कम हो जाएगा। तो ये था सिबिट्रामिन का रोल, ठीक है, कि कैसे वो β3 रिसेप्टर के थ्रू अपना रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। हालांकि डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट एक्शन है, बट है जरूर, ठीक है। सो ये था आपका ऑल अबाउट क्या, बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है, आप इसे बोल सकते हैं बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग्स, आप अब पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बीटा एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग, मींस कौन सी ऐसी ड्रग ऐसी हैं जो आपकी इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।